एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। ये गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग सरल और ईमानदार थे, लेकिन इस गांव में एक रहस्यमय डर था। गांव के ठीक पास एक पुराना टूटा फूटा हवेली था, जिसे भूतिया हवेली कहा जाता था। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि यह कहा जाता था कि वहां आत्माएं बसती हैं। ये कहानी शुरू होती है एक युवा लड़के अर्जुन से। अर्जुन को हमेशा से रहस्यों और रोमांच का शौक था। उसने गांव के बुजुर्गों से भूतिया हवेली की कई कहानियां सुनी थी। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। एक रात, जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन ने अपने दोस्त मोहन को हवेली के पास चलने के लिए मनाया। दोनों ने टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें ली और चल पड़े हवेली की ओर। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हवेली की जर्जर दीवारें और टूटे हुए दरवाजे देखकर ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। हवेली के अंदर कदम रखते ही अर्जुन और मोहन ने देखा कि अंदर चारों तरफ धूल और जाले थे। फर्श पर पुरानी किताबें और टूटे फूटे फर्नीचर बिखरे पड़े थे। अर्जुन ने मोहन को एक कोने में चलने का इशारा किया, जहां एक सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जाती थी। तहखाने में घुसते ही दोनों को एक अजीब सी बदबू का एहसास हुआ। अचानक एक जोरदार आवाज आई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। अर्जुन ने मोहन को हिम्मत दी और दोनों ने टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने का फैसला किया। तहखाने में चलते हुए उन्हें दीवारों पर कुछ पुराने चित्र और अजीब लिपियां दिखाई दी। तभी अचानक से एक छाया उनके सामने आ खड़ी हुई। वह एक औरत की छाया थी, जो हवा में तैर रही थी। उसके लंबे बाल और सफेद साड़ी ने उन्हें और भी डरावना बना दिया। अर्जुन ने हिम्मत कर उससे पूछा, तुम कौन हो? वह छाया धीरे धीरे बोली, मैं इस हवेली की पूर्व मालिक हूँ। मुझे यहाँ मेरे पति ने धोखे से मार दिया था और मेरी आत्मा को यहाँ कैद कर दिया गया। मैं तब तक यहाँ भटकती रहूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मोहन ने डरते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? उस आत्मा ने कहा, मेरे पति की डायरी तहखाने के किसी कोने में छिपी हुई है। उसमें उस घटना का पूरा सच लिखा है। यदि तुम वह डायरी गांव के लोगों के सामने लाकर सच उजागर कर दो, तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। अर्जुन और मोहन ने साहस जुटाकर डायरी ढूंढने का काम शुरू किया। तहखाने के कोनों कोनों में खोजने के बाद उन्हें एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली, जिसमें वह डायरी थी। जैसे ही उन्होंने वह डायरी खोली, हवेली में तेज हवाएं चलने लगी और वह आत्मा मुस्कुराते हुए गायब हो गई। दोनों दोस्त जैसे तैसे हवेली से बाहर निकले और सीधा गांव के मुखिया के पास पहुंचे। उन्होंने पूरी कहानी और डायरी मुखिया को दिखाई। मुखिया ने पूरी गांव को इकट्ठा किया और डायरी में लिखी सच्चाई सबके सामने उजागर की। गांव के लोग हैरान थे कि सालों से जो रहस्य बना हुआ था, वह आज खुल गया। डायरी में लिखा था कि उस औरत को उसके पति ने संपत्ति के लालच में मार डाला था और उसकी आत्मा को हवेली में कैद कर दिया था। गांव के लोगों ने मिलकर उस आदमी की कब्र खोदी और उसे बाहर निकालकर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उसे उचित सजा दी और उस औरत की आत्मा को शांति मिली। उस घटना के बाद गांव के लोग अर्जुन और मोहन की बहादुरी की सराहना करने लगे। भूतिया हवेली अब सिर्फ एक पुरानी इमारत बन गई, जिसका कोई डर नहीं था। अर्जुन ने अपनी इस यात्रा से यह सीखा कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो। इस प्रकार सूरजपुर गांव में फिर कभी कोई भूतिया घटना नहीं हुई और गांव के लोग शांति और खुशी से रहने लगे। अर्जुन और मोहन की कहानी आज भी गांव के लोग याद करते हैं और उनकी बहादुरी की मिसाल देते हैं। यह एक सच्ची भूतिया कहानी है जो एक छोटे से गांव में घटी थी। ये कहानी एक ऐसे परिवार के बारे में है जिसने अपने जीवन में कुछ बहुत ही भयानक और अजीब घटनाओं का सामना किया।
गांव का परिचय। गुजरात के एक छोटे से गांव में रहने वाला पटेल परिवार बहुत ही सुखी और समृद्ध था। परिवार में कुल मिलाकर 6 सदस्य थे, माता पिता, 2 बेटियां और 2 बेटे। गांव शांतिपूर्ण था, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। परंतु इस गांव में एक पुराना खंडहर सा घर था जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। पुराना घर और उसकी कहानी। कहा जाता था कि इस घर में पहले एक धनी परिवार रहता था, लेकिन एक रात सभी सदस्य अचानक गायब हो गए। उस रात के बाद से ही इस घर को लेकर कई अजीब घटनाएं होने लगी। गांव वालों ने घर को छोड़ दिया और वह खंडहर बन गया। पटेल परिवार की कहानी। पटेल परिवार ने गांव में एक नया मकान बनाने का निर्णय लिया और उन्होंने उसी स्थान पर मकान बनाने की सोची जहां वह पुराना खंडहर था। गांव वालों ने उन्हें चेताया, लेकिन पटेल परिवार ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। घटनाओं की शुरुआत। जब निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो अजीब घटनाएं घटने लगी। मजदूरों ने बताया कि वे रात को काम करते समय अजीब आवाजें सुनते हैं। कई मजदूरों ने वहां काम करने से मना कर दिया। पटेल परिवार ने इसे उनका वहम मानकर कार्य जारी रखा। नए मकान में प्रवेश। घर तैयार हो गया और पटेल परिवार ने हर्षोल्लास के साथ उसमें प्रवेश किया। पहले कुछ दिन सब सामान्य था, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहली घटना। एक रात पटेल परिवार के छोटे बेटे रोहन ने अपने कमरे में किसी अजनबी की उपस्थिति महसूस की। उसने देखा कि एक परछाई उसके कमरे में चल रही है। डर के मारे वह चिल्लाया और उसके माता पिता दौड़कर आए। उन्होंने उसे सांत्वना दी और उसे सोने के लिए कहा, लेकिन रोहन की आंखों में डर साफ झलक रहा था। दूसरी घटना। एक रात पटेल परिवार की बड़ी बेटी ऋतु ने महसूस किया कि कोई उसके बिस्तर के नीचे से आवाजें निकाल रहा है। उसने जब झांक कर देखा, तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। वह डर के मारे रोने लगी और उसके माता पिता दौड़कर आए। उन्होंने उसे भी सांत्वना दी, लेकिन अब तक पूरा परिवार परेशान हो गया था। तीसरी घटना। पटेल परिवार के पिता रमेश भाई ने एक रात देखा कि घर की लाइट्स अपने आप जल बुझ रही हैं। उन्होंने बिजली के तारों की जांच की, लेकिन सब कुछ ठीक था। ये घटना हर रात होने लगी। चौथी घटना। एक दिन पटेल परिवार की माता सुनीता बेन रसोई में काम कर रही थी। अचानक उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पीछे खड़ा है। जब उन्होंने पलट कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उन्हें किसी की उपस्थिति का एहसास हो रहा था। स्थानीय तांत्रिक की मदद। अब पूरा परिवार बहुत परेशान हो गया था। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें एक स्थानीय तांत्रिक के पास जाने की सलाह दी। तांत्रिक ने पूरे घर की जांच की और बताया कि इस घर में बुरी आत्माओं का वास है। तांत्रिक की सलाह। तांत्रिक ने पटेल परिवार को सलाह दी कि वे इस घर को छोड़ दें और किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। लेकिन पटेल परिवार ने ये घर बनाने में अपनी सारी पूंजी लगा दी थी और उनका इसे छोड़ना मुमकिन नहीं था। आत्माओं से मुक्ति का उपाय। तांत्रिक ने कहा कि वह कुछ विशेष अनुष्ठान करेगा जिससे आत्माएं इस घर को छोड़ देंगी। तांत्रिक ने कुछ दिनों तक अनुष्ठान किया और कहा कि अब घर सुरक्षित है। अंतिम घटना। तांत्रिक के अनुष्ठान के बाद कुछ दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर एक रात पटेल परिवार ने देखा कि घर की दीवारों पर खून के धब्बे हैं। ये देखकर पूरा परिवार डर के मारे घर छोड़कर भाग निकला और उस रात के बाद कभी उस घर में वापस नहीं आया। गांव का निर्णय। गांव वालों ने उस घर को पूरी तरह से तोड़ देने का निर्णय लिया और वहां एक मंदिर बनाने का सोचा। आज उस स्थान पर एक सुंदर मंदिर है जहां गांव वाले पूजा करते हैं और शांति महसूस करते हैं। इस कहानी से यह समझ आता है कि कभी कभी अंधविश्वास और पुरानी कहानियों में भी कुछ सच्चाई होती है। पटेल परिवार ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन उन्हें अंत में इसके परिणाम भुगतने पड़े।
काली रात का रहस्य। सन 1985 की बात है, जब रमेश नामक एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था। गांव की आबादी बहुत कम थी और वहां के लोग सामान्यतः खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। गांव की एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कहते थे कि वह हवेली श्रापित थी और वहां कोई नहीं जाता था। रमेश ने कभी इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया। उसे लगता था कि ये सब केवल लोगों की कल्पनाएं हैं। एक दिन उसके कुछ दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह उस हवेली में एक रात बिता कर दिखाए। रमेश ने हंसते हुए ये चुनौती स्वीकार कर ली। रात का समय था और चांदनी रात होने के बावजूद आसमान में घने बादल छा गए थे। रमेश ने एक टॉर्च और अपने कुछ आवश्यक सामान के साथ हवेली की ओर प्रस्थान किया। हवेली गांव के बाहरी इलाके में स्थित थी और वहां जाने के लिए एक पतली सी पगडंडी थी। हवेली के पास पहुंचते ही रमेश ने देखा कि वह वाकई बहुत पुरानी और जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था। रमेश ने टॉर्च की रोशनी में ताले को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला टूटने का नाम नहीं ले रहा था। काफी मेहनत के बाद आखिरकार ताला टूटा और वह अंदर प्रवेश कर गया। हवेली के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। एक अजीब सी गंध वातावरण में फैली हुई थी, जिसने रमेश को थोड़ा असहज कर दिया। रमेश ने अपने टॉर्च की रोशनी में पूरे कमरे का मुआयना किया और एक कोने में बैठने का निर्णय लिया। उसने अपना बिस्तर बिछाया और बैठकर रात बिताने की तैयारी करने लगा। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा, लेकिन आवाजें बढ़ती ही गईं। रमेश ने साहस जुटाकर ऊपर जाने का निर्णय लिया। सीढ़ियां बहुत ही खतरनाक थीं, मानो किसी भी वक्त टूट सकती हों। ऊपर पहुंचते ही उसे एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज और कुछ कुर्सियां पड़ी थीं। अचानक एक कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। रमेश ने अपने टॉर्च की रोशनी उस कुर्सी पर डाली और देखा कि वहां कोई नहीं था। रमेश को अब डर लगने लगा था, लेकिन उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की। तभी उसे कमरे के कोने में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रमेश ने टॉर्च की रोशनी उस परछाई पर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने सोचा कि वह ये सब केवल अपने मन का वहम है और खुद को सांत्वना देने की कोशिश की। रात और भी गहरी होती गई और हवेली में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। कभी दरवाजों के बंद होने की आवाज, कभी खिड़कियों के खड़कने की आवाज। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने नीचे जाने का निर्णय लिया और तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसने देखा कि हवेली का मुख्य दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अब उसे समझ में आ गया था कि वह यहाँ फंस चुका है। उसके पसीने छूटने लगे और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। तभी उसे अपने पीछे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल हो रही थीं। रमेश ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस मुस्कुराती रही। रमेश ने अपने आप को संभालने की कोशिश की और धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन वह बूढ़ी औरत उसके पास आने लगी। अब रमेश को यकीन हो गया था कि वह किसी भूत प्रेत से सामना कर रहा है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था।
बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसके करीब आ गई और उसने रमेश के कंधे पर हाथ रखा। उसके स्पर्श से रमेश के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वह चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही दब कर रह गई। तभी बूढ़ी औरत ने कहा, ये हवेली मेरी है और यहाँ आने की सजा तुम्हें भुगतनी होगी। रमेश की आंखें बंद होने लगी और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को हवेली के बाहर पाया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह बाहर कैसे आया। उसने तुरंत वहां से भागकर गांव की ओर दौड़ लगा दी। गांव पहुंचकर उसने अपने दोस्तों को पूरी घटना बताई। किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन रमेश के चेहरे की घबराहट और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने कसम खाई कि अब कभी उस हवेली के पास नहीं जाएगा। इस घटना के बाद रमेश ने गांव छोड़ दिया और शहर में बसने का निर्णय लिया। वह आज भी उस रात को याद करके सिहर उठता है। गांव वाले कहते हैं कि वह हवेली आज भी वही है और रात को वहां से अजीब आवाजें आती हैं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। इस प्रकार काली रात का रहस्य और भी गहरा गया और उस हवेली की कहानियां लोगों के दिलों में डर की छाया बनकर रह गईं।